तीसरा पॉइंट क्या है भाई? तीसरा पॉइंट है इनके विस्तार क्षेत्र को लेके। तीसरा पॉइंट है इनके विस्तार क्षेत्र को लेके। जो ऋग वैदिक पीरियड है, ऋग वैदिक टाइम ब्रैकेट है, वो ऋग वैदिक टाइम ब्रैकेट यदि आप देखेंगे कि जो ऋग वैदिक काल के लोग हैं, इनका निवास क्षेत्र क्या था? तो सप्त सैंधव प्रदेश था। इनका निवास क्षेत्र क्या था? सप्त सैंधव एरिया था, सप्त सैंधव प्रदेश था। किसका? ऋग वैदिक कालीन लोगों का। वहीं पर यदि आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल के लोगों का, तो इनका जो टाइम ब्रैकेट है वो आपको दिखेगा गंगा यमुना का दोआब। क्या दिखेगा? गंगा यमुना दोआब। मतलब दोआब का मतलब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहां दो नदियां मिलती हैं, उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो दोआब कहलाता है। तो गंगा यमुना दोआब में आपको मिलेगा लेटर वैदिक पीरियड के एग्जाम्पल, और सप्त सैंधव प्रदेश में आपका विकसित हुआ है, निवास करने वाले क्षेत्र है यहाँ पे आपका क्या? आपका ऋग वैदिक। चौथा पॉइंट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉटरी। पॉटरी का मतलब होता है हिंदी में मृद भांड, जिसको हम लोग मिट्टी के बर्तन बोलते हैं। तो जो ऋग वैदिक काल के लोग हैं वो काले एवं लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। काले एवं लाल रंग के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में BRW बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वैदिक काल के किस संस्कृति में BRW का प्रयोग किया जाता था? लेटर वैदिक में कि आपके अर्ली वैदिक में या फिर ऋग वैदिक में? तो आपको ध्यान रखना होगा ये अर्ली वैदिक अर्थात ऋग वैदिक पीरियड में BRW का प्रयोग करते थे। BRW का मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर। वहीं पर बात करें यदि हम लेटर वैदिक पीरियड की, उत्तर वैदिक काल की, तो ये लोग प्रयोग करते थे PGW का। किसका प्रयोग करते थे? PGW का। आपके एंशियंट टाइम में मुख्यतः 4 प्रकार के बर्तन आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें सबसे हाईएस्ट क्वालिटी, मतलब आप अभी जाएंगे तो एक इटालियन मार्बल आता है, एक राजस्थानी मार्बल आता है और एक सिंपल मार्बल आता है। तो सबसे ऊपर कौन सी मार्बल रखेंगे आप लोग? इटालियन मार्बल। तो वैसे ही यदि कैटेगरी वाइज देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट और सबसे आप कह लें कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंस वाला बर्तन था उस समय, वो था NBPW, जो कि बहुत ही डिजाइंड वे में बहुत ही स्पेसियस और बहुत ही अच्छा माना जाता था उस समय का। ऐसा माना जाता था कि वो लोग जो अमीर वर्ग या उच्च वर्ग के लोग होंगे उसका प्रयोग करते रहे होंगे। NBPW फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपसे पूछा यहाँ पर NBPW। दूसरा, अभी मैं बताऊंगा सभी के बारे में। दूसरा है, उसके बाद आता है PGW, इसके बाद आएगा आपका BRW, और इसके बाद एक आता है RW और BW, ये आते हैं। तो ये आपके पॉटरी के प्रकार हैं। अब देखिए जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? N से नॉर्दर्न, B से ब्लैक, P से पॉलिश्ड, W से वेयर। तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जिसको हम लोग हिंदी में उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृद भांड बोलते हैं। काले रंग का बर्तन होता है, इस पे बर्तन के ऊपर एक ऐसा लेप लगा होता था जिससे ये बर्तन बहुत ज्यादा चमकते थे और ये बहुत चिकने होते थे। पॉलिश्ड मतलब इनको अच्छे से पॉलिश किया गया होता। अब इनमें ये चमक, ये चिकनापन कैसे आया, आज के भी साइंटिस्ट नहीं जानते हैं। वो जो उनके बर्तनों की बनावट थी NBPW की, आज के भी टाइम ब्रैकेट में NBPW कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। अब ये कैसे बने हैं इनको नहीं पता आज की डेट में। जब इसकी साइंटिफिक स्टडी की जाती है तो आज के भी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, दे डोंट इवन नो कि हाउ टू दे क्रिएट इट, हाउ टू मेड इट, नहीं पता उनको। क्योंकि इनके बर्तनों की चमक, इनके बर्तनों की बनावट, उनमें जो पॉलिश है वो अपने आप में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो ये तो हो गया NBPW के बारे में। अब आते हैं PGW, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में यूज हो रहा है। इसको बोलते हैं P से पेंटेड, G से ग्रे और W से वेयर। पेंटेड का मतलब चित्रित, G का ग्रे का मतलब धूसर और वेयर का मतलब मृत भांड। तो हिंदी में चित्रित धूसर मृद भांड। तो कंफ्यूज नहीं होंगे यदि पूछ देगा कि लेटर वैदिक पीरियड में चित्रित धूसर मृद भांड का प्रयोग किया जाता था, एक तर्क एवं वो आंसर वाला आता है ना,
क्या आप में कि ये कथन सही है और आर इसकी व्याख्या सही कर रहा है, तो इस वाले मामले में आप लोग गलत करके चले आएंगे यदि आप लोगों को नहीं पता होगा तो पीजीडब्ल्यू को या तो पेंटेड ग्रेवेयर बोलेंगे, हिंदी में चित्र धूसर मृदभांड बोलेंगे। वहीं पर बीआरडब्ल्यू हमने अभी बताया, बी से ब्लैक, आर से रेड वेयर, तो ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब काले एवं लाल मृदभांड। आरडब्ल्यू का मतलब रेड वेयर, जो कि केवल और केवल लाल रंग के होते थे, लाल मृदभांड। बीडब्ल्यू का मतलब ब्लैक वेयर। तो ये सभी चीजें मृदभांड के प्रकार हैं, टाइप्स हैं। खैर इतनी डिटेल में नहीं जाना था, बस आप लोग फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। इसका मतलब कह लीजिए परिमार्जित, शुद्ध हिंदी शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ऋग वैदिक काल था, इसमें जो राजा का पद हुआ करता था, मुखिया का जो पद हुआ करता था शासक का, वह पद वंशानुगत नहीं था, कि ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। हाँ, तो वंशानुगत नहीं होगा राजा का, ये जो है ये किस में कहा, किस में ये प्रावधान था, ऋग वैदिक काल में। वहीं पर जब आप लेटर वैदिक पीरियड में आओगे, उत्तर वैदिक काल में आओगे, तो जो राजा का पद था ये वंशानुगत हो गया। मतलब यदि राजा एक बार बन गया कोई व्यक्ति, तो अब उसका जो अगला राजा बनेगा वहां का, वह उसका बेटा होगा, उसके वंश में से कोई होगा। तो पहले वंशानुगत नहीं था, बाद में ये वंशानुगत हो गया। तो वंशानुगत नहीं था किसमें, ऋग वैदिक काल में। किसमें वंशानुगत हो गया, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, अगला पॉइंट है उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिकल कंडीशन को लेकर। यदि आप ऋग वैदिक पीरियड की इकोनॉमिकल कंडीशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो ऋग वैदिक पीरियड का इकोनॉमिकल कंडीशन था, इट इज बेस्ड अपॉन हस्बेंड्री, विच इज आल्सो नोन एज पशुपालन। पशुपालन। तो ऋग वैदिक काल की अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, पशुपालन था। वहीं पर आप यदि लेटर वैदिक पीरियड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार देखोगे तो आपको दिखेगा कि वह आधार है कृषि। क्या है, कृषि। तो आपको ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या समझा कि ऋग वैदिक काल में जो उनकी अर्थव्यवस्था थी, उनके जो जीविका का प्रमुख स्रोत था पशुपालन था। वो विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते थे, उनसे दूध, मांस इत्यादि का ग्रहण करते थे और उससे जीवन यापन करते थे। किसमें, ऋग वैदिक पीरियड में। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड की तरफ बढ़ते हो तो आप देखते हो कि लेटर वैदिक पीरियड में जो कृषि थी ये अब अर्थव्यवस्था का आधार बन गई। बाद में उनके सेकेंडरी सोर्स के रूप में पशुपालन था वहां पे, लेकिन प्राइमरी सोर्स के रूप में वहां पर उनका कृषि था, फार्मिंग था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मतलब अब वो विभिन्न प्रकार के फसलों का उपजना शुरू किए, विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करना शुरू किए और उन्होंने कृषि को अपना आधार बनाया अर्थव्यवस्था को। तो दोनों रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। जो व्याख्या वाले प्रश्न होते हैं उसमें ये सभी क्वेश्चंस आते हैं कि ऋग वैदिक काल में कौन सी थी, कृषि थी कि क्या पशुपालन था, लेटर वैदिक काल में क्या थी, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं कर के ऊपर, टैक्स के ऊपर। तो हमने आपको ऋग वैदिक पढ़ाते समय पीरियड बताया था कि ऋग्वेद काल में एक कर दिया जाता था जिसका नाम था बलि। क्या दिया जाता था, बलि। तो हमने बताया था कि ऋग वैदिक काल में यह नियम था कि यदि कोई व्यक्ति राजा को कर देना चाहता है तो वो अपने स्वेच्छा से कर देगा, अपने मन से कर देगा। ऐसा नहीं था कि उसके ऊपर कोई दबाव था किसी कर को देने का, या फिर कोई राशि निश्चित की गई थी कि आपको इतना देना ही देना है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं था वहां पे, बल्कि स्वेच्छा से देना था। तो जो कर था इनके यहाँ वो था स्वेच्छा से। ठीक है, लेकिन यदि आप देखेंगे लेटर वैदिक पीरियड में, तो लेटर वैदिक पीरियड में हमको एक नियमित कर व्यवस्था दिखाई देने लगती है। नियमित कर व्यवस्था मतलब एक प्रॉपरली हमको टैक्सेशन सिस्टम हमको दिखाई देता है, जहां पर अलग अलग प्रकार के टैक्स में कितनी हमको राशि देनी है, कितनी वैल्यू देनी है, कितने फसल का भाग देना है, यह सब कुछ निर्धारित कर दिया गया था आपके लेटर वैदिक पीरियड में। कंपल्सरी था। अगला और लास्ट का जो डिफरेंस का पॉइंट है वो ये है कि जो ऋग वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल को पढ़ाते समय हमने आपको दो इंस्टीट्यूशन के नाम बताए थे,
सभा और समिति। क्या बताया था? सभा और समिति का नाम बताया था। तो हमने उसी समय बताया था जब ये बात आप लोगों को सभा समिति में पढ़ा रहा था। 3 संस्थाएं पढ़ाई थी आपको, एक सभा, समिति और क्या बोला था आपको? विदत। 3 पढ़ाया था। तो उसी समय हमने आपको बताया था कि ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति दोनों में महिलाओं के प्रवेश को क्या किया गया था? स्वीकृति प्रदान की गई। अर्थात दोनों में, चाहे सभा हो चाहे समिति हो, दोनों में क्या है कि आपका महिलाएं भाग ले सकती थी। साथ में जो विदत था ये केवल और केवल ऋग्वेद में ही पाया जाता था। ऋग्वैदिक काल में ही विदत संस्था का उल्लेख मिलता। लेकिन जब आप लेटर वैदिक पीरियड की तरफ चलते हो तो आप देखते हो कि जिन महिलाओं को सभा एवं समिति में स्थान दिया गया था ऋग्वैदिक पीरियड में, ऋग्वैदिक काल में, वहीं लेटर वैदिक पीरियड में सभा एवं समिति में महिलाओं का प्रवेश वर्जित कर दिया गया। महिलाओं का प्रवेश क्या कर दिया गया भाई? वर्जित कर दिया गया। साथ में जो बची तीसरी संस्था जिसका नाम है विदत, इस विदत को भी लेटर वैदिक पीरियड में क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो वैदिक पीरियड है, वैदिक पीरियड में पुत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? बताइए। दोहित्री बोला गया है। वहीं पर पूछता है कि सोने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग है? तो हिरण्य शब्द प्रयोग था। तांबा के लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान में आ गया। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि तांबे के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाया जाता था? तो तांबे के लिए जो शब्द प्रयोग में लाया जाता था वो अयस शब्द मिलता है, अयस। वहीं पर यदि अयस में आगे शब्द जोड़ देंगे आप कृष्ण, क्या जोड़ देंगे? कृष्ण, कृष्ण अयस। तो कृष्ण अयस बताता है आपके लोहे के बारे में जानकारी। कृष्ण अयस लोहे का। तो कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कृष्ण अयस की पहचान किस धातु से की जाती है? तो कृष्ण अयस का मतलब लोहा, अयस का मतलब तांबा और हिरण्य का मतलब सोना से है। हिरण्य गर्भ बोलते हैं, हिरण्य गर्भा। सोने के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है पर्यायवाची है सोने का। और पुत्री को क्या बोलते हैं? दोहित्री। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक पॉइंट और पूछता है आपके एग्जाम में आश्रम व्यवस्था से। भारतीय पद्धति में, सनातनी पद्धति में 4 आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया गया। सबसे पहले यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म से लेकर अर्थात 0 से लेके 25 वर्ष के बीच में जो उसका आश्रम व्यवस्था निर्धारण किया गया कि भैया वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेगा, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। लेकिन इस समय ठीक इसका उल्टा हो रहा है। ब्रह्मचर्य गया भाण में, पहले आगे हमको दुनिया का सब सुख हमको इसी समय ले लेना है। इन्हीं के लिए एक शब्द निजात किया है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर लोगों ने, निब्बा और निब्बी, इन्हीं लोगों के लिए है। खैर उस कीजिए कि 0 से लेके 25 वर्ष के बीच में ये आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत पहली जो व्यवस्था है वो है ब्रह्मचर्य व्यवस्था। उसके बाद जो दूसरा आता है कि भैया जैसे ही आपका 25 वर्ष हो जाए आपकी शादी करा दी जाए, आप गृहस्थ जीवन जीने लगिए। तो 25 से लेके 50 के बीच में, 25 से लेके 50 उम्र के बीच में आप क्या करें? गृहस्थ व्यवस्था में, गृहस्थ जीवन में घुस जाएं। लेकिन गृहस्थ जीवन में घुसने से पहले ही पूरा जिंदगी का मौजो मजा आराम मिलना है ब्रह्मचर्य में। जबकि आपको सब समय निर्धारित किया गया कि अरे मेरे मालिक 0 से 25 के बीच में पढ़ लिख लो, सब काम कर लो, ब्रह्मचर्य का पालन कर लो। उसके बाद 25 साल मिलेगा ब्रह्मचर्य को तोड़ने का मामला गृहस्थ जीवन में। कब से? 25 से 50 के बीच में। उसके बाद होता है कि भैया खूब जी लिए, गृहस्थ जीवन हो गया, पत्नी आ गई, पत्नी के साथ रह लिए, फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, अब कहोगे कि नहीं हम चलेंगे बाहर, अपना क्या करेंगे? राम राम जपेंगे। तो आप कहाँ चले गए? वानप्रस्थ, मतलब वन में जाकर प्रभु की आराधना करना, ठीक है। वानप्रस्थ मतलब इसको ईश्वर ध्यान बोलते हैं। बहुत सटीक तरीके से समझाया गया है यहाँ पे। तो 50 से लेके 75 के बीच में वानप्रस्थ जो है इस आश्रम की व्यवस्था की गई है। भगवान का भजन कीर्तन कर लिए तो अंतिम में आप मोक्ष हेतु आगे भगवान को पाने की कोशिश करोगे वानप्रस्थ जीवन में 50 से 75 की उम्र में। और सबसे लास्ट में जो आता है वो है संन्यास आश्रम।
जिसकी आयु निर्धारित की गई है 75 से 100 वर्ष के बीच में, और इसका उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, मोक्ष के हेतु तपस्या करना था। अब आपको देखिए एक पुरुषार्थ पूछा जाता है, जैसे कि आश्रम व्यवस्था में आश्रमों की संख्या 4 निर्धारित की गई है, उसी प्रकार पुरुषार्थ भी भारतीय परंपरा में 4 बताए गए हैं, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम में आपका पुरुषार्थ होगा धर्म, अर्थात आपको धर्म का पालन करना है। लेकिन इसी समय दुनिया का सब मार झगड़ा अहिंसा क्या न कर लें, कौन सी न गुंडई दिखा दें कि हम हाईलाइटेड हो जाएं, धर्म का पालन इसमें तो नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आपका होता है धर्म का पालन। जैसे ही आप गृहस्थ आश्रम में जुड़ते हो, आपका विवाह हो जाता है, तो आपके दो ही काम आते हैं। पत्नी सबसे पहले झकझोर के कहेगी हमको पैसा कमाए के दो, नहीं तो हम निकल लेंगे किसी के साथ, समझ लो। और आए दिन अखबार पढ़ते होगे कि पैसा न कमाने का प्रेमी के साथ फरार। तो दूसरा काम इसमें होता है अर्थ का और काम का। काम से आप लोग काफी भली भांति परिचित होंगे, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। अर्थ का मतलब होता है पैसा कमाना। तो गृहस्थ आश्रम में आपके 2 पुरुषार्थ बताए गए। 25 ब्रह्मचर्य में आपको धर्म का पालन करना है, गृहस्थ में जैसे ही पत्नी को 2 ही चीज चाहिए भैया, तो आपको बता दिया गया। उसके बाद वानप्रस्थ में जाएंगे तो आपकी जो चीजें होती हैं और सन्यास में जो चीजें होती हैं, आपका 2 ही उद्देश्य, एक ही उद्देश्य होता है। यदि आप ईश्वर भजन कर रहे हो तो आप किस लिए कर रहे हो, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो आपके इस प्रकार कुल 4 हो गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सीक्वेंस में भी ध्यान रखना है कि सबसे पहले धर्म का पालन, फिर पैसा कमाना, फिर रोमांस करना अर्थात काम, फिर उसके बाद मोक्ष। सबसे लास्ट में मोक्ष की प्राप्ति रखी गई, क्योंकि ईश्वर भी जानते थे कि मनुष्य की किन किन आवश्यकताओं की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार आपने जान लिया होगा कि कितने आश्रम व्यवस्था में भाग हैं, कितने आपके पुरुषार्थ निर्धारित किए गए। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य का पालन कर लिए, पढ़ लिख लिए, धर्म का पालन कर लिए। ठीक, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन में आपका शादी विवाह हो गया, तो आपको अर्थ एवं काम की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जैसे ही आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त होगा, आप वानप्रस्थ में चले जाएंगे। तो वन में जाकर ईश्वर की क्या करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, ईश्वर को पाने का प्रयास करेंगे, ईश्वर का ध्यान लगाएंगे। इसके लिए आपको मोक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, मोक्ष आपका पुरुषार्थ होना चाहिए। और लास्ट में आप संन्यास आश्रम में चले जाएंगे, जहां पर आपका केवल और केवल एक ही उद्देश्य बचेगा, वो है आपका मोक्ष की प्राप्ति। तो 4 आश्रम और 4 पुरुषार्थ की चर्चा की गई है आपके लेटर वैदिक पीरियड में। एग्जाम में हालांकि आप लोगों में नहीं है उतना इंपॉर्टेंट, लेकिन ये भी जान लीजिए, ये जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, इन चारों पुरुषार्थ में कौन सा आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, तो वो है गृहस्थ आश्रम।